नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा होगा, आज हम लोग आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता से बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं। जहां से एग्जाम में आप प्रश्नों को तो देखते हैं लेकिन इन प्रश्नों को आप कर नहीं पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म होने वाली है और ऐसे प्रश्नों को आप आंख देखते ही उसको तुरंत टिक कर दोगे। या मैं पूरी गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप उत्तर वैदिक काल से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को एक एक करके उसकी खोपड़ी को आग लगा दोगे। इन सारे टॉपिक्स को देखने के बाद प्यारे मित्रों, आप लोग देखिएगा और देखने के बाद यदि सेशन आपको पसंद आता है तो आप लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उत्तर वैदिक सभ्यता से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। तो याद रखना, वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को किसमें करते हैं, ऋग वैदिक। जी हाँ, एक को ऋग वैदिक में डिवाइड करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, उत्तर वैदिक में डिवाइड करते हैं। जी हाँ, और ऋग वैदिक काल आप लोग जो है पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना है आज आप लोगों को उत्तर वैदिक काल से संबंधित उस सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है जहां से एग्जाम में आपको बार बार प्रश्न परेशान करते हैं। और जो बच्चे ऋग वैदिक सभ्यता से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को नहीं देखा है, कृपया वो वीडियो पर चले जाएं और पुराने वीडियो मैंने आपको पहले से ऑलरेडी डाल रखा है और आप ऋग्वैदिक सभ्यता से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। और आज हम किधर चलेंगे, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। जी हाँ, उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति थी उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आज हम देखेंगे। उत्तर वैदिक काल, चलिए प्यारे मित्रों, राजा शब्द की उत्पत्ति। जी हाँ, राजा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो याद रखना, राजा शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है राजा शब्द की उत्पत्ति। और याद रखिए, ये शब्द की जानकारी हमें कहां से मिलती है। जी हाँ, राजा शब्द की उत्पत्ति याद रखना उत्तर वैदिक काल में। और ये शब्द की जानकारी हमें कहां से मिलती है तो याद रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण से इसकी जानकारी मिलती है। और ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है तो याद रखना, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है कौन है, ऐत्रेय है। और इसकी जानकारी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। किसकी जानकारी, राजा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल सभ्यता से इसकी जानकारी मिलती है। अगर ब्राह्मण आएगा तो ऐत्रेय ब्राह्मण लगाइएगा। ये आपके ऑप्शन में दो में से एक ही होगा, या तो उत्तर वैदिक सभ्यता होगा या तो ऐत्रेय ब्राह्मण से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और प्यारे मित्रों, आप लोग देखिएगा और देखने के बाद आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बेहतरीन से पसंद आएगा और आप लोग इसको पूरी तरह से कर पाएंगे। और अब देखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन राजाओं को दिशा के अनुसार जाना जाता था। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे, उत्तर वैदिक काल के राजा, उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे, इनको इनकी दिशा के अनुसार जाना जाता था। दिशा का मतलब क्या है प्यारे मित्रों, दिशा का मतलब ये है पूर्व, ये हो गया वेस्ट पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये बीच वाला जो है मध्य हो गया। तो याद रखना, इनकी दिशा के अनुसार इनको जाना जाता था। और इनके दिशा की बात करें तो आपको डिवाइड कर देते हैं, आप इनकी दिशा के अनुसार समझ जाएंगे। और जो पूर्व में होता था उसे सम्राट के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्व के राजा को सम्राट के नाम से जाना जाता था और पश्चिम के राजा को स्वराट के नाम से, स्वराट के नाम से जाना जाता था। और उत्तर के जो राजा होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको विराट कहा जाता था। जी हाँ, और नीचे वाले को क्या कहा जाता था,
भोज कहा जाता था प्यारे मित्रों। और जो मध्य में होता था इसको क्या कहा जाता था, इसको राजा। ये उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के जो राजा होते थे उनको उनकी दिशाओं के अनुसार जाना जाता था। अगर जो पूर्व दिशा में होता था राजा, उसे क्या कहा जाता था, उसे सम्राट के नाम से जाना जाता था। जो पश्चिम में होता था उसे स्वराट के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर काल में बसता था उसे विराट कहा जाता था, और जो दक्षिण काल में बसता था उसे भोज कहा जाता था। और आप जानते हैं कि इधर देखिए मध्य प्रदेश में राजा भोज कहाँ, गंगोतेली, आप सुना भी होगा। और जो मध्य में निवास करता था उसे क्या कहा जाता था, उसे राजा कहा जाता था। और प्यारे मित्रों, यहां से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनने वाला है जो कि एग्जाम में आपको बार बार आता है। और वो प्रश्न कौन सा है, तो चलिए उस प्रश्न की बात करते हैं। इन चार इतने जितने भी राजा हैं, ये पांचों राजाओं को जो विजित कर देता था, क्या करता था, हरा देता था, हरा देता था, अर्थात युद्ध में विजेता हो जाता था। विजेता इन पांचों को जो हरा देता था उसे कौन सी उपाधि धारण किया जाता था, वो कौन सी उपाधि धारण करता था। जो सबको, इन सबको जो हरा देता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना उसे एक राट के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से, एक राट के नाम से जाना जाता था, ये उसकी उपाधि होती थी। और एक राट एक छत्र की उपाधि धारण करने वाले भारत के पहले राजा कौन थे, यहां से ये प्रश्न आया हुआ है। आज नहीं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मेरा आज पढ़ाने का सिर्फ मकसद यही है कि उत्तर वैदिक काल से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को खोपड़ी में आप आग लगा दो। जैसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न आए, तो आज मैंने जो आपको यहाँ पर डिटेल बताने का प्रयास किया है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल बताने का पूरा प्रयास है। तो याद रखना, जो इन सब को विजित कर देता था उसे क्या कहा जाता था, उसे एक राट कहा जाता था। एक छत्र और एक राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो प्यारे मित्रों आप लोग देखिएगा, एक छत्र और एक राट की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा कौन थे। याद रखना, एक छत्र एक राट की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा कौन थे, तो याद रखना पहले राजा का नाम आएगा तो महाराजा पद्मनंद थे। जी हां, कौन थे, महाराजा पद्मनंद थे। इन पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा। एक छत्र और एक राट की उपाधि धारण करने वाले शासक को क्या कहा जाता था, याद रखना, क्या कहा जाता था उसे, तो याद रखना एक राट कहा जाता था। और एक राट की उपाधि धारण करने वाले भारत के पहले राजा कौन थे, तो महाराजा पद्मनंद थे। मेरे प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपको यहां से जो है आपको बार बार जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, आप देखेंगे, क्या देखेंगे, राजा के अभिषेक। जी हां, राजा के राज्याभिषेक की जानकारी हमें कहां से मिलती है, राजा के राज्याभिषेक की जानकारी हमें किस ब्राह्मण से मिलती है, यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो राजा के राज्याभिषेक की जानकारी शतपथ ब्राह्मण से इसकी जानकारी हमें मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से हमें राजा के राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है। अगर काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में। जी हां, किस काल में, उत्तर वैदिक काल में हमें जो है राजा के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ब्राह्मण आएगा तो शतपथ ब्राह्मण को लगाइएगा प्यारे मित्रों। और अब आप लोगों को क्या बताने वाला हूं कि कुछ राजा के रत्नीन होते थे जो उनके दरबार में रहते थे, अर्थात उनके जो संग्रह होते थे एकत्रित, उनके जो संस्था चलती थी, उनको किस किस नाम से जाना जाता था। एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। आज की क्लास आपके जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, आप लोग देखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आज आपको देखने के बाद सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, और उन जानकारी के बारे में आप एक एक करके आप देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का वर्णन किया गया है। कितने, शतपथ ब्राह्मण में
12 रत्नियों का वर्णन किया गया है, रत्नियों। और ये रत्नीन कौन होते थे? याद रखना, कान में रत्न को धारण करने वाले को रत्नीन कहा जाता था। और आप लोग पुराने बुजुर्गों को कान में आज भी देखे होंगे, जो बहुत पुराने हैं उनकी बात करता हूं। वो कान में क्या पहनते थे? टप की तरह बालियां पहनते थे, क्योंकि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और वो सब पहनते थे प्राचीन काल में। और आज हम उन्हीं यानी कि उस राजा के समय के 12 रत्नियों के बारे में बात करेंगे। ये रत्नीन कौन कौन है? तो पहले नंबर पे देखिएगा, एक को सेनानी, जी हाँ सेनानी। दूसरे को पुरोहित, जी हाँ दूसरे को पुरोहित। तीसरे को युवराज, युवराज। और उसके बाद महिषी, महिषी। और पांचवें पर आप देखेंगे सूत, क्या सूत होता था। और छठे नंबर पे आप देखेंगे ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया, ग्रामीणी। और क्या था? याद रखना छत्ता, छत्ता। और उसके बाद संग्रहिता, संग्रहिता, संग्रहिता। तो प्यारे मित्रों, इसके बारे में देखेंगे कि आखिर संग्रहिता, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी और छत्ता ये क्या थे? तो याद रखना, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में ये 12 रत्नियों का वर्णन मिलता है। और किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। अगर काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में इसे टिक कीजिएगा। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। इस पॉइंट को आप ध्यान से रखते हुए कीजिएगा, क्योंकि हम उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित ये टोटल जानकारी जो दे रहे हैं, ये टोटल उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखना, सेनानी का कार्य क्या होता था? सेना से संबंधित कार्य होता था। सेना से संबंधित कार्य क्या कौन करता था? तो याद रखना, सेनानी करता था। कौन करता था? सेनानी। और पुरोहित क्या करता था? इसका स्थान दूसरा था। जी हाँ, इसका स्थान दूसरे नंबर पे था। इस सारे पदों में इसका जो स्थान था ये दूसरे स्थान पे था। किस नंबर पे? दूसरे स्थान पर था। और युवराज क्या होता था? तो याद रखना, राजा के पुत्र को युवराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा का पुत्र को क्या कहा जाता था? युवराज। और महिषी क्या थी? जी हाँ, महिषी पॉइंट आता है बार बार, तो याद रखना महिषी या रानी की पट रानी। जी हाँ, पट रानियों को कहा जाता था। पट रानियों को क्या कहा जाता था? महिषी कहा जाता था। और सूत, यहां से एक पॉइंट लिखा होगा आपको, ये मिल जाएगा सूत। सूत क्या है? वो वाला सूत नहीं, धागा वाला सूत आप समझ रहे हैं। याद रखना, राजा के सारथी को सूत कहा जाता था। किसको? राजा के सारथी को। जी हाँ, राजा के सारथी को क्या कहा जाता था? सूत के नाम से जाना जाता था। और गांव के जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और छत्ता, द्वारपाल को कहा जाता था। जब किसी भी टीवी पर आप देखे होंगे, कभी भी कोई राजा के दरबार में द्वारपाल पे 2 लोग जो है साइड में खड़े रहते हैं, भाला तलवार लिए हुए, तो उसको क्या कहते थे? प्राचीन काल में उसको छत्ता कहा जाता था। द्वारपाल को कहा जाता था, याद रखना। और संग्रहिता क्या है? कोषाध्यक्ष को। क्या किसको कहा जाता था? संग्रहिता, कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष को याद रखना, संग्रहिता। और इसके बाद ऊपर लिखेंगे, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसके नीचे जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, आप फिर से इसको मिटाकर लिखेंगे। ये सारे पॉइंट आप नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुरोहित उत्तर वैदिक काल में, तो याद रखना इसका स्थान दूसरे नंबर पे था। जितने भी ये पद थे इसमें सबसे दूसरे स्थान पर किसका होता था? पुरोहित का स्थान होता था। अब इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं, क्या देखेंगे? भाग दूज क्या होता था? जी हाँ, भाग दूज क्या होता था? तो याद रखना भाग दूज, तो याद रखना भाग दूज, कर संग्रह को एकत्र करने वाला अधिकारी। किसको? कर संग्रह एकत्र करने वाला,
कर को एकत्र करने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे भागदूज के नाम से जाना जाता था। अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल से कुछ और ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह, जहां से आपको बार बार प्रश्न परेशान करते हैं। आज वो सारी परेशानी, सारे टेंशन आपके दिमाग से होश उड़ जाएंगे। आप ऐसे प्रश्नों के संग्रह को देखेंगे। आप अपने दिमाग, अपने कॉपी और पेन उठाइएगा और साथ में एक एक प्रश्नों को आप जो है नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। और देखिएगा प्रश्न क्या आएगा? गोत्र प्रथा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? गोत्र शब्द की उत्पत्ति आपसे लोग कोई भी पूछ सकता है कि आप किस गोत्र, किस कुल के व्यक्ति हैं। ये पॉइंट आएगा आपके सामने। तो याद रखना, अगर गोत्र की आय की बात करेंगे कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। और चारों आश्रमों का वर्णन, जी हाँ, चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में? तो याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है ज्वालो उपनिषद में। ज्वालो उपनिषद में किया गया है। उपनिषद, ज्वालो उपनिषद में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है ना। तो याद रखना, अगर चारों आश्रमों के बारे में बात करेगा कि चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में? ज्वालो उपनिषद में। आखिर ये चार आश्रम है क्या? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आश्रम क्या है? आश्रम, श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम शब्द का जो अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। लेकिन हम आपको चारों आश्रमों के बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर वो चार आश्रम कौन कौन से हैं, जिसके बारे में आपसे बार बार प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिएगा वो चार आश्रम कौन कौन है। पहले नंबर पे देखिएगा ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम। और दूसरे नंबर पे आप देखिएगा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथे नंबर पे आप देखिएगा संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। यही चार आश्रम है मेरे प्यारे मित्रों, जिसका वर्णन ज्वालोपनिषद में किया गया है। ज्वालोपनिषद में। और इसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। और ये चार आश्रम, इसका मतलब ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, जी हाँ 25 वर्ष तक आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये किस संस्कृति में था? ये उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में था कि आप 25 वर्ष तक क्या करना है? आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य के बाद आप किस आश्रम में प्रवेश करेंगे? आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, जिसकी आयु कितना होती थी? 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक आप जो है गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करेंगे। गृहस्थ आश्रम के बाद आप कहां पर पहुंचेंगे? वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 वर्ष तक आप जो है वानप्रस्थ आश्रम विचारे यानी कि व्यतीत करेंगे अपने जीवन को। तत्पश्चात लास्ट क्षण में आपको जो है 75 के बाद 100 के बीच में आपको जो है बिल्कुल से संन्यास धारण करना है। इसका मतलब गृहस्थ यानी कि घर को छोड़ देना है। आपको कहीं जंगल में जाना है। आप अपने जीवन को जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। 75 वर्ष के बाद आपको जो है घर को छोड़ देना है। यही चार आश्रम है मेरे प्यारे मित्रों, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? ज्वालो उपनिषद में किया गया है। ये सब उत्तर वैदिक संस्कृति से संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी को आप उड़ा रहे हैं एक एक करके। और अब देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन कुछ विदुषी महिलाएं हैं। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिनके बारे में वर्णन मिलता है। विदुषी महिलाओं, विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में। विदुषी महिलाओं में आप पहले नंबर पे मैत्रेयी, दूसरे नंबर पे कात्यायनी,
और तीसरे नंबर पे गार्गी है। कौन है? तीसरे नंबर पे गार्गी है। चौथे नंबर पे शुभला है, जी हाँ शुभला। और पांचवें नंबर पे है वेदवती। मेरे प्यारे मित्रों, ये विदुषी महिलाएं क्या है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, उत्तर वैदिक काल की ये वो महिलाएं हैं जो सबसे विद्वान होती थी। क्या होती थी? विद्वान महिलाओं को ही विदुषी महिलाएं कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल संस्कृति की बात करते हैं, जो महिलाएं विद्वान होती थी उनको क्या कहा जाता था? ये बहुत विदुषी महिला है। जी हाँ, उसको विदुषी महिला के नाम से जाना जाता था। और उस समय की ये विद्वान महिलाएं हैं, मैत्रेयी है, कात्यायनी है, गार्गी है, शुभला है और वेदवती है। ये सब उत्तर वैदिक काल संस्कृति की महिलाएं हैं जो बहुत ही माइंडेड दिमाग की थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ऋग वैदिक सभ्यता से कहीं महिलाओं के जो विकास था उन विकास में गिरावट देखी गई है। जी हाँ, महिलाओं के विकास में गिरावट, विकास में गिरावट किस में देखी गई है? गिरावट। तो याद रखना, गिरावट उत्तर वैदिक संस्कृति में, उत्तर वैदिक काल में याद रखना, महिलाओं के जो विकास था उनको बाहर निकलने से रोक दिया जाता था, यानी कि उनका विकास में गिरावट देखी गई है। किस काल में? तो याद रखना, उनकी ये गिरावट देखी गई है उत्तर वैदिक संस्कृति में, ऋग वैदिक काल की अपेक्षा, यानी कि इसमें ठीक थी और यहां पर आते आते गिरावट देखी गई है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी उस स्थिति में गिरावट देखी गई है और सबसे ठीक स्थिति ऋग वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में थी। प्यारे मित्रों, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें यहां तक समझ में आई होगी और आप लोगों ने एक एक पॉइंट को बड़े ही गौर से पढ़ा होगा और आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा प्यारे मित्रों। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं, कल फिर आपको नए सेशन में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।